हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, यानी कि दिसंबर 2019 के सीटेट के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो पूरी क्लास ध्यान से देखना, आप लोगों को सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी है, ओके ना। चलिए एक बार फिर से सभी को गुड इवनिंग भाई बताएंगे, सभी लोग वॉइस क्लियर आ रही है। क्लास को स्टार्ट करें। इधर आपका इंग्लिश में क्वेश्चन दिखेगा, इधर आपका जो है हिंदी में क्वेश्चन दिखेगा, ओके। चलिए पहला प्रश्न क्या पूछा था कि भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए जो है सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? जन्म, पूर्व अवधि, या प्रारंभिक बाल्यावस्था, या मध्य बाल्यावस्था, या किशोरावस्था? पहला का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर पाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विषय, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। सीटेट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो अभी कभी एजुकेशन विषय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी सीटेट यूपी टीचिंग एग्जाम की कोई भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए जो है सर्वाधिक जो संवेदनशील अवधि है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। बताइए। बहुत अच्छे। तो वो है प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा जो है प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वो है अवस्था सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन भर भर के सीटेट में पूछता है कि कक्षा में जो है परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का, या जेंडर पहचान का, या जेंडर संबंधता का, या जेंडर समरूपता का? तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? ये जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। ये क्वेश्चन हर वर्ष सीटेट में पूछता है, ठीक है ना। तो ये गलत आपसे नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? बताइए सब लोग। बहुत अच्छे। 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। सॉरी, यहाँ पे 4 नंबर है। चलिए बताएंगे सब लोग। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। बहुत अच्छे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। जेंडर पक्षपात के बारे में जो है परिचर्चा, ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को जो है ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया है? किसने दिया? बताइए। जॉन बी वाटसन, लेवाइगोस्की, जीन पियाजे, लॉरेंस कोहलबर्ग? कुछ भी डाउट से तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ भी डाउट से तो आप हमें यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वो जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं लेवाइगोस्की। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, जिगसॉ पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिसमें यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाड़ जिसे ढांचा के नाम से जानते हैं, या आत्म केंद्रित वार्ता? 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। डेली हमारे चैनल पे जो है ये एक टाइम तो आपका फिक्स ही है, 6:45 पे आपकी जो है डेली क्लास चलेगी। डेली शाम को 6:45 पे एक क्लास चलेगी सीटेट की, और एक टाइम में कल फिक्स कर दूंगा। तो डेली आपको जो है टाइम से क्लास देखना है। सीटेट एग्ज़ाम आप प्राइमरी लेवल की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, या जो है जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, दोनों लेवल की मैं तैयारी आप लोगों की करवाऊंगा।
तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लास आपसे छूटने ना पाए, ठीक है ना। चाहे वो SST हो, मैथ साइंस हो, हर एक क्लास होगी। चलिए बहुत अच्छे। और अगर आपको सिलेबस का वीडियो देखना है, एग्ज़ाम पैटर्न का वीडियो देखना है और भी प्रीवियस ईयर पेपर की वीडियोस देखनी है तो आप प्लेलिस्ट एक बार ज़रूर से ज़रूर चेक करेंगे, वहाँ पे आपको जो है क्लासेस मिल जाएंगी। तो इसका जो आंसर सही होगा व्यक्तिगत वार्ता सही हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर वर्ष ये सीटेट में एग्जाम में जो है पूछा जाता है प्रश्न, हर वर्ष। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण, बताइए सब लोग। पाड़ ढांचा, ठीक है ना, सहयोग कर देना। जैसे एक क्लास है और वहाँ पे एग्ज़ाम हो रही है, वहाँ पे टीचर हैं, बच्चों की सहायता कर रहे हैं, प्रश्न का जो है उत्तर बता रहे हैं, तो वो क्या हो जाए, पाड़ ढांचा कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा जो है प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, बताइए सब लोग। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है, बताएंगे सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। चलिए आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग और वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है वीडियो में। चलिए 8वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो इसमें देखिए आपका आंसर दूसरा वाला सही हो जाएगा, संरक्षण कक्षा समावेशन, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। बच्चों के जो है संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की जो है संरचना है, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन या प्रबलन, बताएंगे। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है, तो वो है स्कीमा। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए, बताएंगे सब लोग। आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए या प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो आकलन का जो प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए वो होना चाहिए संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना, ये होता है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य। यहाँ पे 10 का ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है बुद्धि के बारे में सही है, बताइए कौन सा बुद्धि के बारे में सही है। 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, बुद्धि के बारे में कौन सा सही है। बहुत अच्छे। तो इसमें देखिए बुद्धि के बारे में सही है आपका ये वाला कि बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। यहाँ पे 11 का ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रूही हमेशा समस्या के जो है एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं, रूही किन गुणों को जो है प्रदर्शन कर रही है, बताइए। रूही जो है किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है ये आपको बताना है। बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग। तो रूही जो है किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है ये आपको बताना है। सृजनात्मक विचारक का जो है प्रदर्शन कर रही है, यहाँ पे आपका ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए। देखिए सीटेट अगर आपको क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और फिर सिर्फ व सिर्फ जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है बस। अलग से प्रैक्टिस सेट की जो बुक्स आती हैं उनको आपको नहीं लेनी है, सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। आपके पास बुक नहीं है तो मैं ये रियल क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, इसकी PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, फिर एक बार अपने से अच्छे से आप लोग जो है प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। और क्वेश्चन को 2 बार आप लोग ज़रूर पढ़ा करें और ऑप्शन को भी, चारों ऑप्शन को ज़रूर से ज़रूर आप लोग चेक किया करें।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता जो है कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, बताइए सब लोग। बहुत अच्छे। तो एक शिक्षक को करना चाहिए अपनी शिक्षण पद्धति पर जो है विचार करना चाहिए तथा बच्चों की जो है सहभागिता में जो है सुधार करने के लिए नए तरीकों को जो है ढूंढना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योग्यताओं को क्या करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, या कभी कभी तैयार करना चाहिए, या सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, या तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। देखिए, कुछ नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं और पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। अगर आपका जो है प्रश्न पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आपको जो है आंसर सिलेक्ट करना है। देखिए, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को क्या करना चाहिए, तो प्रश्न आपका जो है आपका सही है, मतलब पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव उत्तर भी। देखिए, यहाँ पे कुछ आपके वर्ड होते हैं, मैं एक स्पेशल क्लास लूँगा तो उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड करा दूंगा। इसमें से 30 से 40 प्रश्न आप लोग करके आएंगे इससे, नेगेटिव टैग वर्ड और पॉजिटिव टैग वर्ड से, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लिए। तो देखिए, हतोत्साहित जो आपका होता है वो नेगेटिव होता है और जो प्रोत्साहित होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखना, सक्रिय आपका जो है पॉजिटिव होता है। तैयार नहीं करना चाहिए, नहीं दिखा तो आपका नेगेटिव हो गया। कभी कभी तैयार करना चाहिए, ये भी आपका नेगेटिव हो गया। तो एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से जो है तैयार करना चाहिए, ठीक है। निष्क्रिय आपका नेगेटिव होता है और सक्रिय आपका जो है पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, यही आपका सही हो जाएगा। चलिए, पठन वैफल्य बच्चों में प्राथमिक लक्षण क्या है, बताएंगे सब लोग। 15 का पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। बहुत अच्छे डियर, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पठन वैफल्य बच्चों के जो है प्राथमिक लक्षण क्या है, तो जो प्राथमिक लक्षण है वो है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। अगली जो क्लास होगी बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होगी, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो क्लास आपसे छूट ही ना पाए। बताइए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो ये अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य पर जो है आधारित है। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या है, बताइए। यंत्रवत याद करने पर आधारित है, या प्रबलन पर केंद्रित है, या अनुबंधन द्वारा अर्जित है, या अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो यहाँ पे देखना, संरचनावादी ढांचे में जो है अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर जो है केंद्रित है। किस प्रक्रिया पर, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, बताइए क्या करना चाहिए। एक शिक्षिका को प्रतिकूल प्रमाण एवं जो है उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है, बताइए। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। बहुत अच्छे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। छात्र केंद्रित, जैसे बाल केंद्रित भी आप बोल सकते हैं, तो छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की जो एक विशेषता है वो है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे के क्या हैं, पूर्णतः अलग हैं, या स्वतंत्र हैं, या सन्निहित हैं, या संबंधित नहीं हैं एक दूसरे से। तो संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या है, सन्निहित हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है। बताइए, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। बताएंगे सब लोग। तो इसमें देखिए आपका जो सही होगा ये वाला सही हो जाएगा कि अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की जो है संरचना की प्रक्रिया है। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम है। तो विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के जो परिणाम होते हैं क्या होते हैं, बताएंगे सब लोग। वो परिणाम होता है अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह जो है एक प्रभावशाली तरीका है। ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है। बाहरी अभिप्रेरणा कम होती है या आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ती है, या बच्चों को प्रदर्शन आधारित लक्ष्यों के बजाय निपुणता पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करेगा, या अधिगम में बच्चों को जो है स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। 23 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो इससे क्या होता है, प्रभाव जो पड़ता है अधिगम में जो है बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम हो जाती है। तो यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। बताएंगे सब लोग, कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखना सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और जो है सतत एवं समग्र मूल्यांकन, यही दोनों जो है सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं। दूसरा और तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। किस प्रकार कर सकते हैं, 25 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार है हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं। अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए जो है अवसर उपलब्ध करा के जो है सहज कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए जो है किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। बताइए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती हैं। चारों को पढ़ना अच्छे से और फिर आपको जवाब देना है। बताएंगे सब लोग। बहुत अच्छे। तो एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती हैं। बच्चों को सहानुभूति अनुमान लगाने के लिए जो है प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके जो है प्रोत्साहित कर सकती हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है निम्नलिखित अवधि में से जो है किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। बताएंगे सब लोग, निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है। अवस्था से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में फिक्स हैं। बहुत अच्छे, बताएंगे सब लोग। राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो वो जो अवस्था है वो है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक जो है बाल्यावस्था, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है ये वाला सही हो जाएगा, पहला वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जो है विकास का सिद्धांत नहीं है। बताइए विकास का सिद्धांत इसमें कौन सा नहीं है। 28 का जवाब दीजिए।
तो ये आपके जो है विकास के सिद्धांत है, ये वाला आपका नहीं है कि विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे जो है प्रभावित नहीं करते हैं, ये आपका विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक लक्षण क्या है? हर सब्जेक्ट की क्लास चलेगी, चाहे आपका EVS हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे आपका लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, चाहे आपका CDP हो, SST हो, हर एक सब्जेक्ट की जो है क्लास होगी हमारे चैनल पे। तो अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। बताएंगे सब लोग व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? बहुत अच्छे। तो व्यक्ति विभिन्नताओं का जो प्राथमिक कारण है आनुवंशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया, यही आपका प्राथमिक कारण है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो है राइट आंसर जरूर बताना। और CTET एग्जाम को उड़ाना है पहले ही प्रयास में, अगर आपको CTET एग्जाम क्वालिफाई करना है तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो है बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए उसकी जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो पे। और ये 30 क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ, 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं? अगर 10 क्वेश्चन भी अभी आप सही कर रहे हैं, तुक्का मार के भी, क्योंकि माइनस मार्किंग है नहीं है, तुक्का भी काम आता है इसमें। और अगर एग्ज़ाम तक मेरे साथ जुड़े रहें 100% आप CTET एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। जैसे मैं CTET एग्ज़ाम को कई बार क्वालिफाई कर चुका हूँ, वही अनुभव आप लोगों के साथ साझा करूँगा। ठीक है, एक ही दिन में सारी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, तो डेली आपको क्लास देखना है, डेली आपको नई चीज़ें मेरे साथ जो है सीखने को मिलेंगी। ठीक है ना? तो एक जो है फिक्स कर लीजिए टाइम, मेरा कल से टाइम फिक्स हो जाएगा। एक टाइम तो आपका फिक्स ही है ये क्लास का 6:45, तो डेली आप आ जाया करें। कभी कभी लेट हो जाते हैं तो बाद में भी आप क्लास देख सकते हैं, ये नहीं कि 6:45 पे क्लास स्टार्ट हो रही तो 6:45 पे ही देखना है, तो ऐसा नहीं है, बाद में भी आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड क्लास। ओके, चलिए भाई, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।